वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट बोर्ड पैटर्न के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत ये कुछ 6 टॉपिक हैं आपके, जिन्हें हमें कवर करना है। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। दूसरे टॉपिक में हम समझेंगे थॉमसन मॉडल क्या था। थर्ड टॉपिक होगा हमारे लिए रदरफोर्ड मॉडल। फोर्थ टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये लेकिन आखिरी की तो जो टॉपिक है सारे क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। मतलब मैं कहूं कि अगर ये तीनों मॉडल, ये तीनों बातें आपने बहुत ध्यान से नहीं भी समझी हो या उस पर आपने ज्यादा काम नहीं भी किया हो तो भी चलेगा, पर आपको आखिरी के 2 टॉपिक, खासकर बोर्ड्स मॉडल एटॉमिक मॉडल से महाराष्ट्र सीईटी में भी और स्टेट बोर्ड की किताब में भी आपको क्वेश्चन श्योर मिलने वाला है। इसकी खास बात यह लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, इससे भी न्यूमेरिकल सेक्शन में काफी हेल्प होगी। इसके फॉर्मूला डेरिवेशन ये आपको समझने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक 1 के इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इंडिविजिबल होता है। और मान लीजिए ये पेन है, पेन को आप काटना शुरू करें, काटते 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 इतना छोटा ले आए कि उससे वो छोटा और ना हो सके, तो उससे एटम कहा जाता है। सो एटम मतलब विच कैन नॉट बी कट फर्दर, जिसे और काटा नहीं जा सके उसे एटम कहा जाता है। नाउ एटम विच कैन नॉट बी कट फर्दर, जिसे वापस से काटा ना जा सके उसे एटम कहा जाता है। तो इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि एटम को समझाने के लिए किन किन लोगों ने काम किया। एटॉमिक फिजिक्स में आप ये देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको जो बातें मिलेगी वो बातें मिलेगी कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया गया था। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ये बताता है कि मान लीजिए आपके पास में एक एटम है, तो वो प्लम पुडिंग के हिसाब से, जैसे कि वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर का जो रेड पोर्शन होता है उसे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में बताया, और जो सीड्स होते हैं उसे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बताया। तो वाटरमेलन का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है और नेगेटिव वाला पार्ट है, थॉमसन मॉडल ने इस तरह से एटम को विजुलाइज किया था। थॉमसन मॉडल कुछ हद तक सक्सेसफुल था, क्योंकि जब हम मेटल को हीट का प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम मेटल सरफेस में एनर्जी डालते हैं तो उसकी सरफेस से क्या निकलना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। थॉमसन मॉडल क्या समझा चुका था, क्या समझा पाया था? थॉमसन मॉडल सक्सेसफुली थर्मियोनिक इमिशन को समझा पाया। थॉमसन मॉडल कुछ आगे छोटी मोटी बातों को समझा पाया, लेकिन सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, इसको समझाने में थॉमसन मॉडल नाकाम रहा। तो थॉमसन मॉडल किस चीज में नाकाम रहा? थॉमसन मॉडल नाकाम रहा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने में, इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न को समझाने के लिए। उसके बाद में थॉमसन के बाद हम बात करें तो एक डिलीटेड पोर्शन का हिस्सा जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो एक्सपेरिमेंट है, गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट, वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली वो बात भी देखी गई। और थर्ड जो हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या देखा गया? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया और अल्फा पार्टिकल से उसकी बम्बार्डिंग करवाई। तो आपने बेसिक 8, 9, 10 क्लास में भी पढ़ा था कि गोल्ड फॉइल लेने के बाद अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाने के बाद में उसके पास में कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन निकल कर आए थे। वो ये निकल कर आए थे कि हम ये देख सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम पार्टिकल उसने इमिट करवाए थे या प्रोजेक्ट करवाए थे, वो मैक्सिमम पार्टिकल अनडिवेटेड पास हुए थे। उसमें से कुछ लार्ज एंगल पे डिविएट हुए थे, और 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिटर्न बैक निकल कर आया था। तो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने यह बताया अल्फा पार्टिकल, जो कि उस समय तक पता था कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो कि उस समय तक पता था कि कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, तो ये रिटर्न बैक आ रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के मुताबिक सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट डेफिनेटली यहां पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव होगा जिसके कारण आया होगा। अब मैं ये पूछता हूं आपसे, मान लो ये फुटबॉल है और ये मान लो गोटी है। गोटी मतलब समझते हैं आप, छोटी है ना। आपने आयरन का फुटबॉल बनाया, आयरन की गोटी बनाई, आपने गोटी से हिट किया फुटबॉल को, बड़े वाले को, तो क्या लगता है छोटी मार्बल मोशन करेगी या फुटबॉल मोशन कर जाएगा? तो मार्बल मोशन करेगी और रिटर्न बैक आएगी। तो उसने ये बताया कि भाई रिटर्न अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसका मतलब सेंट्रल पार्ट पे एक तो पॉजिटिवनेस होगी और दूसरा ये हैवी होगा। ये क्या होगा? हैवी होगा, क्योंकि हैवी के कारण ही रिटर्न बैक आ सकता है। मैक्सिमम पार्ट से कोई डिविएशन ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को उसने न्यूक्लियस नाम दिया। उसने बताया न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है।
उसने बताया न्यूक्लियस हैवी होता है, उसने ये भी बताया कि न्यूक्लियस में लगभग 99.99% मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसने बताया कि जो इसका साइज होता है 1 2 3 4 5 1 लाख टाइम छोटा साइज होता है। न्यूक्लियस का साइज 1 लाख टाइम छोटा साइज होता है, किसके कंपैरिजन में? एटम के साइज के कंपैरिजन में। मतलब ये इतना छोटा होता है कि जैसे कि एक फुटबॉल को किसी बड़े मैदान के सेंटर पर रख दिया जाए, तो मैदान के सेंटर पे फुटबॉल रखा गया तो क्या हो गया? वो न्यूक्लियस हो गया, और मैदान जो होता है जिसमें खेला जाता है वो क्या हो गया आपके पास में? एटम का साइज हो गया। इनकी बातें समझाने के बाद में, न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद में, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज समझाने के बाद में कुछ डिफिकल्टीज इस मॉडल के साथ में क्या थी उसको भी हम समझते हैं। इस मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो आप डिफिकल्टीज विद रदरफोर्ड मॉडल नाम का टॉपिक अब स्टडी बोर्ड की किताब में पढ़ेंगे। तो डिफिकल्टी नंबर 1 ये आई, उस समय तक मैक्सवेल नाम के पर्सन ने, कौन से पर्सन ने? मैक्सवेल नाम के पर्सन ने बात बताई थी। मैक्सवेल ने डिस्कशन किया था, ये थ्योरी आ चुकी थी मैक्सवेल की थ्योरी, कि जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, कौन सा पार्टिकल होगा बच्चों ध्यान से सुनना, कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। जब वो मोशन करेगा तो वो रेडिएशन इमिट करेगा। जब वो मोशन करेगा तो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन। और जब वो वेरिएबल स्पीड से मोशन करेगा, वेरिएबल मतलब जिसकी लगातार वेलोसिटी बदलती जाएगी, या कह लीजिए एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कौन सी मोशन करता है? तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। ऐसा बताना था किसका? मैक्सवेल थ्योरी का। तो इसके मुताबिक अगर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के आसपास कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से वो अगर घूमता हुआ मोशन अगर उसका है तो उसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो जाए लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रही है, और डायरेक्शन बदल रही है इसका मतलब कौन सी मोशन हो गई? एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। और एक्सेलरेटेड मोशन हो गई मतलब वो क्या इमिट करना चाहिए? एनर्जी इमिट करना चाहिए। और सोचिए किसी में से कुछ एनर्जी निकल जाए, मान लो मुझ में से कुछ एनर्जी निकल जाए, तो मुझ में जो बची एनर्जी होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी? तो डेफिनेटली मुझ में जो बची एनर्जी होगी वो कम होगी। अगर मुझ में बची एनर्जी कम है, इसका मीनिंग क्या है? मुझ में बची एनर्जी कम है, इसका मतलब है मेरा एनर्जी कंटेंट पहले से कम हो गया, और पहले से कम हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो ये घूमता घूमता एनर्जी कम हो जाएगी, तो पास में जाता जाता न्यूक्लियस के अंदर ये गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा पाया नहीं जाता। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि एटम स्टेबल होते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि रेडिएशन इमिट हो रही होती है। तो इसका ये डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में रदरफोर्ड का मॉडल नाकाम रहा था, और इसी डिफिकल्टीज के सॉल्यूशन लेकर कुछ हाजिर हुआ तो वो था बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। कौन सा मॉडल? और बोर्स मॉडल से पहले आपको और हमको समझने की जरूरत है एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम का टॉपिक। कौन सा टॉपिक समझेंगे हम? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखिए अब हम टॉपिक बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 4 की, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। क्या मतलब होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, समझिएगा ध्यान से। आप जब भी किसी मेटल ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो एनर्जी प्रोवाइड करने से यह बात देखी गई कि मेटल अपनी सरफेस से रेडिएशन इमिट करना शुरू करता है। वापस सुनना, मैंने क्या किया? मेटल ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की, तो हीट प्रोवाइड करने से मेटल ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेडिएशन इमिट करना शुरू करता है। इन रेडिएशन को अगर आप प्रिज्म से पास करते हो, किससे पास करते हो? प्रिज्म से, तो आपको एक स्क्रीन पे कंटिन्यूअस पैटर्न मिलता है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पेक्ट्रम। सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया था हाइड्रोजन गैस के साथ में। हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके इलेक्ट्रोड के बीच में हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया, लो प्रेशर मेंटेन किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, तो यह देखा गया कि कुछ स्पार्किंग लाइट्स यहां से विजिबल हुई और उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया गया। जिन साइंटिस्ट ने इन्हें ऑब्जर्व किया और इनके बारे में काम किया, उनके नाम पर उन सीरीज को बता दिया गया। यह प्रैक्टिकली देखा गया कि अब जो हाइड्रोजन गैस जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, वो रेडिएशन जब हमने प्रिज्म से पास किए, तो प्रिज्म से पास करने पर पहले ऐसा होता था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता था। कंटिन्यूस मतलब लगातार, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। मेटल वाला केस हाइड्रोजन गैस में ऑब्जर्व नहीं हुआ। पता वहां पे क्या हुआ? 4 स्पेसिफिक लाइन ऑब्जर्व हुई। 4 स्पेसिफिक लाइन में वेवलेंथ जो ऑब्जर्व हुई है, इस ऑर्डर की वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई। ये कोई 410 नैनोमीटर, एक हुई आपके पास में 434 नैनोमीटर, आप देख सकते हैं 434, एक हुई 486 नैनोमीटर, एक हुई 656 नैनोमीटर। ये चारों के चारों वेवलेंथ जब ऑब्जर्व हुई, उन चारों वेवलेंथ को जब अरेंज किया जाए तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पर्टिकुलर रीजन में वो रेज लाई करती थी। मतलब सर इसका मीनिंग क्या? मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या। पहले समझा देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, एक सेकंड में। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर
अरेंजमेंट किया जाए वेवलेंथ के ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, तो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि शॉर्टकट ध्यान रखिएगा मेरा, गामा एक्स यूवी वीआईबी वाईओआर विबग्योर इंफ्रारेड माइक्रोवेव और रेडियो वेव। देखिए ये तो वैसे मैं कई बार क्लासेस में डिस्कस भी कर चुका हूं। गामा मतलब मामा, मामा का हुआ था एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किसके मामा का हुआ तो युवराज सिंह के मामा का। वीवी से वीआईबी वाईओआर, आर से रेड रेड इंफ्रारेड, रेड से इंफ्रारेड। ये क्यों हुआ था? क्योंकि माइक्रोवेव ओवन खरीदने गया था, और माइक्रोवेव ओवन खरीदा किसके लिए था? मामी के लिए, है ना। तो याद रखना अनाउंसमेंट कहां पर हुआ? तो रेडियो पर हुआ था। तो बात यह है कि देखिए ये जो सीरीज है, कुछ वेवलेंथ ऐसी थी कि जो इस रीजन में आई। कौन से रीजन में? विजिबल रीजन में। वीआईबी वाईओआर का मतलब होता है विबग्योर पैटर्न। तो जो सीरीज विजिबल रीजन में आई उन्हें बामर सीरीज के नाम से जाना गया। कौन सी सीरीज के नाम से? बामर, क्योंकि उनकी स्टडी किसने की थी? बामर ने। और वो बामर सीरीज के नाम के पहले उससे अगर कम वेवलेंथ में बात करें तो 3 तरह की सीरीज आपको मिली थी। 3 तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिले थे। एक मिला था विजिबल रीजन में, कुछ में स्पेक्ट्रा मिले थे आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में, और कुछ स्पेक्ट्रा मिले थे आपको इंफ्रारेड रीजन में। तो देखिए बामर सीरीज विजिबल रीजन में थी। उसको ऐसे याद रखना, मैं याद भी करवाता हूं। झंडू बाम, आप बाम आप आंखों पे लगा लेंगे तो क्या होगा? देखने में आसानी रहेगी, डिफिकल्टी होगी? बोले डिफिकल्टी होगी सर। तो डिफिकल्टी देखने में होगी मतलब विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, और विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी तो विजिबल सीरीज मतलब बामर सीरीज। बाम वाली सीरीज कौन सी सीरीज? विजिबल, देखने वाली सीरीज, बामर सीरीज। समझ में आ गया? अच्छा, अल्ट्रावायलेट सीरीज के बारे में हम बात करें, जो मैं कह रहा हूं ये महाराष्ट्र सिटी में 3 बार क्वेश्चन पूछे गए। ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि बामर सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। तो बाम मतलब क्या? झंडू बाम। झंडू बाम आंखों पे लगा लो तो देखने में डिफिकल्टीज होगी, और डिफिकल्टी होगी मतलब विजिबिलिटी में प्रॉब्लम जाएगी। विजिबिलिटी में प्रॉब्लम जाएगी मतलब कौन सी सीरीज हो गई? विजिबल सीरीज हो गई। अच्छा, लेमन कौन से कलर के होते हैं? लेमन कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर। आज से याद रखना वायलेट कलर के लेमन आए मार्केट में। अल्ट्रा वायलेट मतलब लेमन सीरीज, लेमन मतलब लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। और बाकी कुछ और 3 वेवलेंथ जो रीजन में लाई करती थी वो पास्चन ब्रैकेट पी फंड सीरीज थी। मतलब सर क्या मतलब? क्या मतलब? ये वेवलेंथ जो है λ1 λ2 λt बराबर, ये λ1 λ2 λ3 λ4 4 वेवलेंथ आपके सामने आई। ये कहां पे लाई कर रही है? तो ये लाई कर रही है वेबग्योर में। वेबग्योर में कर रही है मतलब विजिबल में कर रही है, विजिबल में कर रही है मतलब बामर सीरीज। कौन सी सीरीज? लेमन कौन से कलर के? वॉयलेट या येलो? वॉयलेट कलर के, है ना। यहां से ध्यान रखना। तो लेमन सीरीज मतलब कौन सी? अल्ट्रावायलेट। मतलब इस रीजन में जो लाई करेगी वो कौन सी सीरीज है? अल्ट्रावायलेट। तो देखिए अल्ट्रावायलेट के आसपास है 410, इधर से आप चले जाएंगे। हालांकि 410 नहीं है, उससे कम एक ऑब्जर्व हुआ था। और आप 486 वॉयलेट, रेड कलर का वेवलेंथ होता है 7800, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होता है 4000 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा, रेड से बियॉन्ड जब जाएंगे तो रेड से बियॉन्ड क्या मिलेगी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सीरीज में 3 सीरीज आती है। कौन कौन सी? पास्चन ब्रैकेट एंड पी फंड। कौन कौन सी? पास्चन ब्रैकेट एंड पी फंड। बच्चों ये पांचों के पांचों जितने भी रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने काम किया, हार्डवर्क किया, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया कुछ वेवलेंथ के आधार पर। ये 4 वेवलेंथ को लेकर एक फॉर्मूला निकाला गया। इन चारों वेवलेंथ को सिलेक्ट करके एक फॉर्मूला निकाला गया, और वो फॉर्मूला निकल कर आता है जहां पे आर एक कांस्टेंट है, जिसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। एन और एम 2 नंबर है। एन की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो इसे कहते हैं लाइमन सीरीज, एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो इसे कहते हैं कौन सी सीरीज? बामर सीरीज। एन की वैल्यू 3 रखते हैं तो पास्चन, एन की वैल्यू 4 तो कौन सा? ब्रैकेट, एन की वैल्यू 5 तो कौन सा? पी फंड। इसी सीरीज को समझाने का काम रदरफोर्ड नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड मॉडल फेल था एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक नए मॉडल को सजेस्ट किया गया, जिस मॉडल का नाम कौन सा मॉडल है? बोर्स मॉडल। कौन सा मॉडल है? बोर्स मॉडल। तो चलिए बोर्स मॉडल की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हम टॉपिक 5 की बात कर रहे हैं। टॉपिक 5 है कौन सा मॉडल? बोर्स मॉडल। तो देखिए बोर्स ने रेफरेंस लिया रदरफोर्ड का, इसमें कोई डाउट नहीं है। रदरफोर्ड की कुछ बातें उनके हिसाब से बिल्कुल सही मानी गई थी कि न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ये सब बातें थी। लेकिन रदरफोर्ड की 2 डिफिकल्टीज को बोर ने अजम्पशन माना, पॉस्टुलेट के फॉर्म में प्रेजेंट किया। नाउ क्वेश्चन आता है पॉस्टुलेट मतलब क्या होता है? बोर्स ने ऐसा बोला कि रदरफोर्ड ने जो समझाया, क्या समझाया? कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करता रहेगा, बराबर है, और उसके बाद न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, एटम तो स्टेबल होता है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा होगा। तो उन्होंने कुछ बातें पहले से ही मानी, और उन बातों के बेसिस पे उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। अजम्पशन का मतलब जिनको करके देखा गया है, अजम्पशन का मतलब जिनको प्रैक्टिकली देखा गया है, भले उनके पीछे कोई थ्योरेटिकल रीजन अभी तक पता ना हो, प्रैक्टिकली करके देखा गया, ऑब्जर्व हुआ है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। और ये हम मान लेते हैं तो आगे की सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो पोस्टुलेट नंबर 1 था कि सारे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे? सर्कुलर ऑर्बिट में। और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है
तो हम चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं। जब भी कोई रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, रोटेशनल नहीं सर्कुलर, तो एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस फोर्स को कहते हैं हम लोग, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम ऐसा होगा, न्यूक्लियस मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, बाहर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जिसको किसकी मदद से समझाया जाएगा? कूलम्ब्स लॉ की मदद से समझाएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेकंड पॉस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर पाएंगे, या हम उन्हीं ऑर्बिट की रेडियस को हम बात करेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम MVR NH/2π को ऑबे करता हो। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π हो, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। n कौन सा नंबर होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। थर्ड पॉस्टुलेट ये कि आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी एटम में, तो एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। नाउ एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा? वो अपनी स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, या कह लीजिए जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो उस स्टेट में नहीं रहेगा जिस स्टेट में वो पहले था। अगर वो उस स्टेट में नहीं रहेगा जिस स्टेट में वो पहले था, तो वो करेगा क्या? वो किसी अदर स्टेट में चला जाएगा। जब ये ऐसा करेगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी वो फोटोन के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी? फोटोन। और ये फोटोन की एनर्जी जो होगी वो फिक्स एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लो एटम में इलेक्ट्रॉन है, वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट E1 में है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर स्टेट पे चला जाएगा, बराबर है। हायर स्टेट पे जाएगा तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा E2 - E1 H × न्यू। तो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। और इसका उल्टा, जब वो हायर स्टेट से कौन से स्टेट में आएगा? लोअर स्टेट में। जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तब वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। नाउ क्वेश्चन, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? ये वो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितना कि उन दोनों का कौन सा डिफरेंस है? एनर्जी डिफरेंस है। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। इन दोनों तीनों प्रिंसिपल के बेसिस पर हम डेरिवेशन कर सकते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, स्पीड ऑफ ऑर्बिट का, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एनर्जी के लिए और एनर्जी डिफरेंस के बहुत सारे केसेस के लिए। तो चलिए आइए समझते हैं उन सारे केसेस को। यहां पर यह बताया गया है, देखिए अगर मैं किसी एटम की बात करूं, मान लो कोई एटम है, उस एटम का एटॉमिक नंबर है X, ZA है ना, XZ है। Z कौन सा नंबर है? एटॉमिक नंबर है। पर यह एटम बोर्स मॉडल लगता किसके लिए है? तो पहली बात है कि बोर्स मॉडल लगता है सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी में बोर्स मॉडल लगाया जा सकता है। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के लिए H11, तो आप क्या जानते हैं? हाइड्रोजन के लिए H11 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितना घूम रहा है? 1 है। मैं हीलियम की बात करता हूं, 2He4, सिंगल पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर कितना है? 2। एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 2 होने चाहिए, लेकिन +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर आते हैं A = ये आ जाता है आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज A - Z। A - Z मतलब 4 - 2, और 4 - 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। सो आपके पास में 2 न्यूट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये हो गया हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या हो गया? हाइड्रोजन लाइक एटम। क्यों लाइक एटम? क्यों मतलब लाइक हाइड्रोजन जैसा। क्यों जैसा? क्यों? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? एक्चुअली में थे पहले 2, पर हमने एक बाहर निकाल दिया। अब हम लिथियम की बात करते हैं, Li37, डबल पॉजिटिव। डबल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, डबल पॉजिटिव लगाया तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। तो हम ये कहेंगे Li37 के हिसाब से जब आप देखने जाते हैं तो आप कैसे निकालेंगे इसका आंसर? तो Li37 में आप देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है 3, तो प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं? 3। डबल 2, सिंगल पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक और पॉजिटिव, एक और बाहर निकाला, तो 3 में से 2 चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? एक ही बचा। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 - 3, 7 - 3 कितना बचता है? 4। तो 7 - 3, तो 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन
और कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीनों के लिए भी और किसी अदर के लिए भी लगा सकते हैं। कंडीशन ये कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लगता है। अब सोचिए यहां पर एटॉमिक नंबर 1 आ रहा है, यहां एटॉमिक नंबर 2 आ रहा है, यहां एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है जिसके सेंटर पे प्रोटॉन कितना है, Ze। देखो कैसे, यहां 1 प्रोटॉन है, यहां 2 प्रोटॉन है, यहां 3 प्रोटॉन है। चेक करना, यहां कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, यहां कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, यहां कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर Zp, Zp और Zp। चेक करो ऐसा कैसे सर, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है जितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। अब आप चेक करो कैसा, यहां Z की वैल्यू 1 रखो तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू ई कितना आ गया, ई। Z की वैल्यू 2 रखो तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पे कितना था, 2 इंटू ई तो कितना आ गया, 2e। अच्छा Z की वैल्यू 3 रखो तो यहां पे प्रोटॉन कितने हैं, 3 प्रोटॉन, 3 इंटू ई कितना आ गया, 3। तो चार्ज ज्यादा अच्छा लेना क्या जरूरी है, 1e 2e 3 या डायरेक्ट Ze। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट Ze लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने Z इंटू ई ले लिया, इसलिए हम सेंट्रल चार्ज या न्यूक्लियस का चार्ज जो लेते हैं वो Ze से बताते हैं। न्यूक्लियस का चार्ज जो हम लेते हैं वो किससे बताते हैं, Ze से बताते हैं। तो चलिए Ze से समझते हैं। जब एटॉमिक नंबर x होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर Z होगा, मास नंबर a होगा, सेंट्रल पे चार्ज कितना होगा, Ze। आगे आसपास घूमेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। घूमते समय इलेक्ट्रॉन का सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से k, q1 और q2, रेडियस rn स्क्वायर। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं mvn स्क्वायर अपॉन कितना, rn। कितना लिखा जा सकता है, kze स्क्वायर अपॉन कितना, rn स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई बात सभी को। ये आ गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन आपके पास वहां कौन सा था, एंगुलर मोमेंटम। L इक्वल टू क्या आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH अपॉन 2π। यहां से दूसरा रिलेशन। हम इन दोनों को सब सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम v की स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है रेडियस। क्या क्या निकालना है, रेडियस, उसके बाद निकालना है वेलोसिटी, उसके बाद निकालना है एनर्जी, उसके बाद आगे सारे पैरामीटर निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम पैरामीटर, थोड़ा समझिएगा इस बात को। भाई मेरे पास है mvn स्क्वायर अपॉन rn, kze स्क्वायर अपॉन rn स्क्वायर। तो मैं यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकता हूं, बाय फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकता हूं, rn से rn कैंसिल कर देता हूं, ये rn से rn कैंसिल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं mvn स्क्वायर इक्वल टू कितना, kze स्क्वायर अपॉन कितना, rn। मुझे चाहिए rn, kze स्क्वायर अपॉन कितना आता है आपके पास में, mvn स्क्वायर। अच्छा यहां से vn क्या निकाला जा सकता है, तो देखिएगा यहां से vn क्या निकाला जा सकता है, NH अपॉन 2π, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस की हम बात करें rn। जब आप इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुटअप करोगे, इस वैल्यू को उठा के जब हम यहां पे पुटअप करोगे तो आपको एक रेडियस का फॉर्मूला मिलेगा, और रेडियस का फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद मिलेगा। जहां आप k की वैल्यू कितनी डालोगे, आप लिखोगे k इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा NH स्क्वायर MZZ एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई। इसको ऐसा याद रखना, मेरे बताए गए तरीके से बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। नेहा का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई मेज। नेहा को आपने कहां पे बिठा दिया, मेज पे बिठा दिया, मतलब कुर्सी पे बिठा दिया भैया नेहा जी को। तो नेहा का स्क्वायर अपॉन मेज एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई, NH का स्क्वायर MZZ एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई, ऐसा लिखा जा सकता है। यहां देखो Rn कितना आ जाता है, Rn आ जाता है एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन कितना, M E स्क्वायर पाई। यहां पर कितना आ जाता है आपके पास में, N स्क्वायर अपॉन Z। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर M E स्क्वायर अपॉन पाई, इस टर्म को A0 से बताया जाता है। इसे लिखा जाता है A0। A0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन कितना, M E स्क्वायर पाई। और इसे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को लिखा जा सकता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को लिखा जा सकता है A0 N स्क्वायर बाय Z, A0 N स्क्वायर बाय Z। हाइड्रोजन की बात करें, A0 को सॉल्व करने पर आपको 53 पिकोमीटर मिलता है। कितना मिलता है, 53 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर, 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10 मीटर। तो ये आपके लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल लिया। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के बाद में जब आप उससे
वैल्यू पुटअप करेंगे एल इक्वल टू, देखो कितना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, nth ऑर्बिट, ये आ जाता है आपके पास में NH/2π। जब आप इसमें R की वैल्यू उठा के पुटअप करोगे तो आपको V का रिलेशन मिलेगा, और V का रिलेशन याद रखना फिर से, जी न्यूज पर नेहा की खबरें दिन में 2 बार, ये ध्यान रखिएगा। जी न्यूज पर कौन सी खबरें, नेहा की खबरें दिन में 2 बार, तो ये याद रहेगा आपको, दोनों फॉर्मूले आपको इसीलिए याद रह जाएंगे। तो देखिए कितना आ गया, ZEE, तो VN कितना आ जाता है, ZE² 2ε0 NH, ऐसा लिखा जा सकता है। सो VN क्या आ जाता है आपके पास में, E² अपॉन कितना, 2ε0 H इंटू Z/N, इस तरह से स्पीड को निकाला जा सकता है। तो आपसे कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप जवाब देंगे रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, n² और Z, ये एक रिलेशन आ गया। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है बताओ स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, तो आप जवाब देंगे कि Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या कर देंगे आप, 1। जैसे ही आप Z1 करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहां से रेडियस के फॉर्मूले अभी तक सीख लिए, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। तो चलिए एनर्जी निकालते हैं, एक बार फिर समझते हैं एनर्जी क्या होती है। भैया एनर्जी को अगर आपको समझना है तो आपको मेरी 2 बातों को समझना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है। मैंने अभी बताया सेंट्रल पे कौन सा चार्ज है, Ze। बाहर घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn² अपॉन Rn, K Ze इंटू E अपॉन कितना, Rn का स्क्वायर। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn², Rn से Rn कैंसिल हो गया, बचा क्या, K Ze² अपॉन Rn, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn²/2 कितना आ गया, K Ze² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Rn। अच्छा, हाफ mv² कितना होता है, कौन सी एनर्जी होती है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास में K Ze² अपॉन 2 Rn, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी हुई है, नहीं भी पढ़ी हुई तो मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, उसके हिसाब से याद रखना। मान लो आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल है, Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाता है K Q1 Q2 अपॉन R, या पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा भी लिखा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ऐसा भी लिखा जाता है। दोनों जैसा भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये बोलता हूं मैं कि न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो Ze अपॉन R करेगा, K Ze अपॉन R, क्योंकि अगर Q चार्ज होता है और R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा जाए तो KQ/R होता है। कितना होता है, KQ/R। तो K चार्ज कितना सेंटर पे, Ze, रेडियस कितनी R, मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया K Ze² अपॉन कितना, Rn। ये आ गई आपके पास में 2 तरह की एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड विच एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो हम टोटल एनर्जी में निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को आप कह सकते हैं E K प्लस U। E को लिखा गया, K की वैल्यू देखो कितनी है, K Ze² अपॉन 2 Rn, K Ze² अपॉन 2 Rn, प्लस U की बात करें तो कितना लिखा गया, तो U को लिखा गया -K Ze² अपॉन कितना, Rn। अच्छा, E की वैल्यू बात करें हम तो 2 Rn, ऐसा कहा जा सकता है। ये हो गया आपके पास में K Ze² माइनस कितना आ गया आपके पास में, माइनस आ गया आपके पास में 2 K Ze²। जब आप सॉल्व करते हैं तो E की वैल्यू कितनी आ जाती है, E की वैल्यू आ जाती है -K Ze² अपॉन 2 Rn। अच्छा बच्चों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए महाराष्ट्र सीईटी में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस स्टेटमेंट से। कौन से स्टेटमेंट से, देखिए ढंग से आपसे पूछते हैं बताओ E और K में क्या रिलेशन है। देखो ये K, ये K, ये Z, ये Z, ये E, ये E², ये 2, ये 2, ये Rn, ये Rn। तो क्या रिलेशन हुआ कि एनर्जी का मॉड ले लो तो कौन सी एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये रिलेशन देखो ध्यान से, ये रिलेशन अगर देखा जाए K Ze² अपॉन Rn, तो आप इसको K Ze² अपॉन Rn को क्या लिख सकते हैं, या यहां नेगेटिव ऑफ K Ze² अपॉन Rn को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एनर्जी होती है, या कह लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी होती है, बराबर। या हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉड ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 होती है। ये बराबर भी बात हम कह सकते हैं, बराबर है। तो ये रिलेशन निकाले जा सकते हैं यहां से। अब आपसे नेट एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि बताओ एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन कितना आता है। तो एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन भी बता देता हूं आप लोगों को मैं, कौन सा एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन है। भैया आपके पास में एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, -kZe² अपॉन कितना, ट्वाइस ऑफ Rn। इसे लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ Rn। अब ट्वाइस ऑफ Rn लिखना है। Rn मतलब क्या था, रेडियस, और रेडियस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Ze² अपॉन 2Rn। सो आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू -1/8πε0 Ze² अपॉन कितना, ट्वाइस ऑफ Rn। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 हट गया, ऐसे 8 आ गया पर। अब Rn मतलब रेडियस का फॉर्मूला, और रेडियस तो बताया मैंने, नेहा जी को कहां पे बिठा दिया था हम लोगों ने, मेज पे बिठा दिया था। तो Rn नेहा NH² ε0 अपॉन पाई ME² MEZ अपॉन पाई। तो ये आ गया आपके पास में। अब एनर्जी के एक्सप्रेशन में इसे पुटअप कर देते हैं। एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुटअप करेंगे तो आ जाएगा -1/8πε0। ये आ गया Ze² अपॉन Rn, Ze² अपॉन Rn। Rn कितना आया, N² H² ε0। ये हो गया N² H² ε0 डिवाइड बाय कितना आ गया, Me² Z पाई। तो हमने लिख दिया Me² Z पाई। तो ये आ गया E -1/8πε0 इंटू Ze² N² H² ε0 इंटू कितना, इंटू आया Me² Z अपॉन पाई। ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से कैंसिल कैसे क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है बाकी। तो ये आ रहा है आपके पास में -ME⁴ 8ε0 स्क्वायर, ये आ जाता है आपके पास में H² इंटू Z² अपॉन कितना आ रहा है आपके पास में N²। चेक कर लो एक बार फिर से, Z इंटू Z, Z², E² E⁴ M⁴ 8ε0 स्क्वायर H² N²। बच्चों इसमें जब आप क्या करते हैं, आप इसमें अपनी मर्जी से M⁴ 8ε0 स्क्वायर H², CH का मल्टीप्लीकेशन और CH का डिवीजन करते हैं, तो आपको जो फॉर्मूला मिलता है, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं R। क्या कहते हैं, R को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, RCH Z² अपॉन N²। किसी ने पूछा R का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो बच्चों R का फॉर्मूला जो होता है वो निकल कर आता है Me⁴ डिवाइड बाय 8ε0 स्क्वायर CH³। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है महाराष्ट्र सिटी के एग्जाम में। सीटी में ये भी पूछा गया था कि बताओ इसकी यूनिट क्या होती है, तो R की यूनिट याद रखना 1/मीटर होती है। कितनी होती है, 1/मीटर। और RCH, ये जो फॉर्मूला एनर्जी का निकल कर आया वो किसमें निकल कर आया बच्चों, जूल में निकल कर आया। तो दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट इन जूल। अब इस RCH को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए, किसमें कन्वर्ट किया जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में R इंटू CH इनका प्रोडक्ट आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। Z अगर 1 ले लिया तो हाइड्रोजन एटम हो गया, और हाइड्रोजन एटम 1 हो गया तो -13.6 अपॉन N² आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी निकाली जा सकती है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या निकाली जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 2 रखोगे आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2 2 4, 13.6 डिवाइड बाय 4 3.4 आता है। n की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला E3, ये E2, ये E1, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने वाला है। n इक्वल टू जब आप 4 रखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला E4 आपको क्या मिलने वाला, 0.85 मिलने वाला है। और आप जब n इक्वल टू 5 रखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला E5 क्या मिलेगा, तो आपको 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने वाला है। यह एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा आपको डायरेक्ट लर्न होगी उतना ज्यादा आसान प्रॉब्लम को डील करना, सॉल्व करना आपके लिए होने वाला है। तो चलिए अब ये एनर्जी के फॉर्मेट्स हम समझ चुके हैं, एनर्जी कैसे आती है हम समझ चुके हैं। अब कुछ बातें और समझना है।